स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, 40 क्वेश्चंस है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो कोशिश ये करना है कि क्वेश्चंस तो आपने सॉल्व कर लिए, अब ज़्यादा फोकस आपने इस वक्त डिस्कशन पे करना है। जो चीज़ें मैं इन्हीं क्वेश्चंस को लेके साथ साथ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अभी पेपर पे इस तरह है, अगर ये नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा चेंज हो के ऐसे पेश किया जाए फिर आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से अगर स्टेटमेंट्स चेंज होते हैं तो कभी कभार आंसर वगैरह चेंज हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये कुछ बच्चे नए हैं जो पहली मरतबा डिस्कशन ले रहे हैं, इससे ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता होता है डिस्कशन कैसे करते हैं हम। तरीका ये होता है, मैं स्टेटमेंट बोलूँगा, पेपर्स आपके हाथ में है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं कुछ के पास स्क्रीन पे होंगे, कुछ के पास पेपर प्रिंटेड होंगे, तो वो क्वेश्चन देख के जो आपने आंसर लगाया है वो आपको पता होगा, और मैं जो एक्सप्लेन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने गलती क्या की है, कौन सा मेरा ठीक है और कौन सा गलत है। उन गलतियों से फिर आपने सीखना है, और टेस्ट होता है इसीलिए कि आप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होता है कि गलतियाँ मिनिमाइज़ हो जाती है, मेन टेस्ट में पेपर में आप जाके फिर गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी आप लोग किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, द स्टडी ऑफ अ सेल, its type, structures, function and its organelles are known as। यहाँ दो ऑप्शंस हैं, एक में क्लियर कट सिर्फ बायोलॉजी लिखा है, फिर सेल बायोलॉजी, फिर माइक्रोबायोलॉजी और फिर बायोटेक्नोलॉजी। इधर थोड़ी सी गलती बच्चे करते हैं बायोटेक्नोलॉजी को लेके। यहाँ अगर आप देखिए चैप्टर फर्स्ट में टेक्निक्स का जिक्र है, उन टेक्निक्स में कुछ टेक्निक्स ऐसे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, लाइक टिश्यू कल्चर इज़ द बेस्ट एग्जांपल, वो बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक है। यहाँ टेक्निक का जिक्र नहीं है, इस क्वेश्चन में टेक्निक की बात नहीं की गई। बात किस चीज़ की गई है? द स्टडी ऑफ सेल, डायरेक्ट लिखा है स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ऑर्गेनली। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, सेल बायोलॉजी। इसका करेक्ट ऑप्शन ये हमारे पास सेल बायोलॉजी होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। मुझे बताएं, सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड, शाबाश, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी भी आप इसको कह सकते हैं, अक्सर जगहों पे उसमें साइटोप्लाज्म को मेंशन किया होता है, साइटोप्लाज्म को। तो अगर साइटोप्लाज्म मेंशन हो या ना हो, सेल बायोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड साइटोलॉजी, इसको याद करना। जरा गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 2, सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल टू। सेल थ्योरी इनमें से कौन से ऑप्शन पे एप्लीकेबल नहीं है? क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? वायरस। व्हाट इज द रीजन? वायरस हमारे पास क्या है, वो तो ए सेलुलर है ना। अब गौर से देखें, जब भी आप बात करते हैं सेल थ्योरी की, वो सेल थ्योरी जो है उसके लिए मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, वो सेल थ्योरी किस चीज पे अप्लाई कर सकते हैं? द मिनिमम लेवल इज अ सिंगल सेल, कम से कम वो एक क्या होना चाहिए, एक सेल होना चाहिए। लाइक बैक्टीरिया पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो एक सेल है, चाहे फिर सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, आप कर सकते हैं, बट ए सेलुलर पे नहीं कर सकते। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा ऑप्शन सी, यानी कि वायरस। कुछ आगे ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, आपने गौर से देखना है, बस आपने सिर्फ घबराना नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप लोगों ने घबराना नहीं है, बाकी काम होता रहेगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। क्वेश्चन नंबर 3, चूज अ स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल विच इज नॉन लिविंग। प्लांट सेल का कौन सा स्ट्रक्चर यहां नॉन लिविंग है? न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया? सेल वॉल, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, सेल वॉल करेक्ट है। आगे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ रहा है, अब जरा तवज्जो से मेरी बात सुने, बिल्कुल गौर से सुने, इसको क्लियर करें। यहां देखिए मेरी तरफ, अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कर दूं, अब इसका फायदा देखिए, डिस्कशन में यही चीजें आपको मिलती है। यहां लिखा है प्लांट सेल का स्ट्रक्चर, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर जो डेड है या नॉन लिविंग है, इस वक्त तो करेक्ट ऑप्शन सेल वॉल है। अब इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर रहा हूं, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म का वो स्ट्रक्चर, प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म का वो स्ट्रक्चर जो नॉन लिविंग है। अब ऑप्शन में सेल वॉल भी है, बट सेल वॉल तो ठीक नहीं होगा,
क्योंकि प्लांट सेल का सेल वॉल तो साइटोप्लाज्मिक नहीं है ना, सेल वॉल तो आउटर मोस्ट है, वो तो साइटोप्लाज्मिक नहीं है। इधर याद करें, अब अगर क्वेश्चन आया तो वैक्यूल को जहन में रखना है। इधर आपने फिर करेक्ट ऑप्शन क्या ढूंढना है, वैक्यूल। आगे इसी तरह का एक क्वेश्चन आ रहा है, फिर मजीद इसको डिस्कस करूंगा, गौर से देखें, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तवज्जो से देखें। We have two DNA molecules. One is made up of 100 nucleotide and the other is of 50 nucleotide. दो DNA है, एक 100 न्यूक्लियोटाइड का है, दूसरा 50 का है। They can be separated from each other by using, कौन सा टेक्निक यूज करें? सेंट्रीफ्यूगेशन या इलेक्ट्रोफोरेसिस या क्रोमेटोग्राफी? स्टेनिंग की तो बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि ये स्टेनिंग तो सेपरेशन का नहीं है, बाकी तीन सेपरेशन के है ना, बताएं। चले ये बताएं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस या ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी? नालायको देखिए इधर गौर से देखिए, 100 न्यूक्लियोटाइड है, 100 न्यूक्लियोटाइड, एवरी न्यूक्लियोटाइड कंटेन अ नेगेटिव चार्ज, है कि नहीं? बिकॉज ऑफ फॉस्फेट उस पे चार्ज है। इधर नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस ये क्या है? ज्यादा, ठीक है, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा। और अगर मैं 50 न्यूक्लियोटाइड्स की बात करूं तो इधर नंबर ऑफ चार्जेस क्या है? कम। उसके कंपैरिजन में यहां बेस डेंसिटी नहीं है, बेस क्या है? चार्जेस। चार्जेस के बेस पे सेपरेट करने को इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक कहा जाता है। अब मेरी तीन बातें आप याद कर लें। यह सवाल ऐसे आया है तो कहीं और दूसरे तरीके से भी आ सकता है। गौर से सुने, मैं डीएनए को ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। इधर तवज्जो से मेरी तरफ देखें, ये एक डीएनए है, जरा इधर देखिए बोर्ड की तरफ, ये दूसरा डीएनए है, एक लार्ज डीएनए है, दूसरा स्मॉल। तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेंज होगी। इस पे भी एक चार्ज है नेगेटिव, इस पे भी एक चार्ज है। ये चार्जेस के बेस पे अगर आप सेपरेशन करेंगे तो उसके लिए यूज होगा प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। चार्जेस के बेस पे क्या यूज होगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर मैं ऐसे करूं, तवज्जो से देखें, डीएनए को मैं सेपरेट कर रहा हूं फ्रॉम अ मिक्सचर, एक पूरा मिक्सचर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सारी चीजें हैं, और उधर ही डीएनए भी है। अब मैंने इस डीएनए को निकालना है, सेपरेट करना है इन बाकी स्ट्रक्चर से। अब कौन सा टेक्निक होगा? देखें, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एटसेट्रा, सबकी डेंसिटी चेंज होगी कि नहीं? तो इस डीएनए को इस मिक्सचर से निकालना, ये बेस क्या होगा? डेंसिटी। जब डेंसिटी बेस होगा तब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? तब करेक्ट ऑप्शन होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। समझ रहे हैं कि नहीं? तब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा। और अगर आप इस डीएनए को एज अ कलर्ड मॉलिक्यूल सेपरेट कर रहे हैं तो फिर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्रोमेटोग्राफी होगा। डीएनए के लिए तीनों हो सकते हैं, बट बेस क्लियर करें। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस, करेक्ट ऑप्शन बोले क्या होगा? इलेक्ट्रोफोरेसिस। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, करेक्ट ऑप्शन सेंट्रीफ्यूगेशन। सेपरेशन एज अ स्ट्रेन, एज अ कलर्ड मॉलिक्यूल, तो फिर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? फिर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। क्लियर हो गई ये बात? शाबाश, गौर से देखते जाएं, कोई मसला है तो साथ साथ बताएं, जहां भी प्रॉब्लम है तो पूछ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 4 था और इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑप्शन बी। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज बाय यूजिंग, किस चीज को यूज करके आप रिजॉल्विंग पावर? देखिए, रिजॉल्विंग इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स। तो जितना ट्रांसपेरेंट होगा डिफरेंशिएशन नहीं होगी, अगर कलर कर देंगे उसको तो डिफरेंशिएशन होगी। तो स्टेनिंग इज करेक्ट ऑप्शन, स्टेनिंग इज करेक्ट ऑप्शन। रिजॉल्विंग पावर आप इंक्रीज कर सकते हैं स्टेनिंग से। तवज्जो रखें, गलतियां नहीं करनी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली कंटेन डीएनए एक्सेप्ट, इनमें से सब में डीएनए है। एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें डीएनए नहीं है,
शाबाश, क्या होगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम भाई दो जगह, तीनों बाकी डीएनए वाले हैं। न्यूक्लियस में तो होगा क्रोमोसोमल डीएनए, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट वो प्रोकैरियोटिक ओरिजिन जो आपने पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, उसमें सर्कुलर डीएनए होगा। इन दोनों में क्या होगा? सर्कुलर डीएनए होगा। तो ये लाइसोसोम अब करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस करें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एक्सेप्ट। किसी ने ऑप्शन सी लगाया है न्यूक्लियर मटेरियल। हालांकि न्यूक्लियर मटेरियल भी तो डिफरेंट होते हैं, दोनों का साइज ऑफ डीएनए डिफरेंट है, दोनों का लेंथ ऑफ डीएनए डिफरेंट है। एक का डीएनए क्रोमोसोम में प्रोटीन के साथ है, दूसरे का डीएनए सिर्फ डीएनए है, बट उससे बड़ी चेंज ये साइज ऑफ राइबोसोम है। वो क्लियर डिफरेंस है ना कि एक में 70s और दूसरे में 80s। दैट इज व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राइबोसोमल साइज। शाबाश, किसके अभी तक सारे ठीक हैं? 1 2 3, बाकी कंपटीशन से निकल गए। कौन सा क्वेश्चन गलत है? ज्यादातर का क्वेश्चन नंबर 4 में गलती की होगी। हाँ बस वो अभी आपने 3 पॉइंट सीख लिए हैं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, तवज्जो, ह्यूमन आई कैन मैग्नीफाई थिंग्स अप टू। ह्यूमन आईज कैन मैग्नीफाई थिंग्स अप टू नन ऑफ दीज। मैग्नीफाइंग पावर 0 होती है। फिर इधर बैठ के सर को जाते हैं, ओहो। और मैं अक्सर कहा करता हूं ना स्टूडेंट्स को, ये वो वाले क्वेश्चन, वो देखो पीछे एक रिपीटर बैठा, उसने भी गलत किया हुआ है। जालिम, सुनो मेरी बात गौर से। मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को, ये फिर आप ऐसे करते हैं, ईटा से निकलते हैं, हाल से ऐसे 190 तो 200 में से ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते, ओहो मैग्नीफाइंग पावर तो ह्यूमन बींग्स की नहीं होती, ये तो गलत हो गया। एक क्वेश्चन गलत होता है, 190 डायरेक्ट 170 पे आ जाता है। 170 तो होंगे, थोड़ा सा घर तक जाते हैं, फिर कहते हैं यार 150 के लगभग ये होंगे। जब सो जाते हैं ना, ये रिपीटर्स को पता होगा, उनको अपना चेहरा आईने में नज़र आ रहा होगा, वो जाके सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर ऐसे करते हैं, किताबें वगैरह अरेंज करते हैं, बस अभी से नेक्स्ट ईयर की तैयारी करूँगा। ये वो वाले क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिक्स होते हैं। अब आसान सी बात आपने पढ़ी है कि रिजॉल्विंग पावर है बट मैग्नीफाइंग पावर नहीं है, फिर भी जाके गलत कर देते हैं। इस प्रेशर को हैंडल करना सीखें। टेस्ट के दौरान प्रेशर को हैंडल करना, ये प्रेशर स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसी प्रैक्टिस से आपका टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चीज़ें इंशाल्लाह इस क्लियर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। विच स्ट्रक्चर डिफरेंशिएट प्लांट फ्रॉम एन एनिमल। अब देखिए पहला क्वेश्चन था प्रोकैरियोट फ्रॉम यूकैरियोट, अब है प्लांट फ्रॉम एनिमल। तो जाहिर सी बात है एनिमल का सेल वॉल नहीं होता और प्लांट का होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। सॉरी बी, सेल वॉल वाला जो ऑप्शन है। The jelly-like substance inside the plasma membrane in which all cell organelles are floating is called। अच्छा, ये क्वेश्चन वैसे है तो बड़ा आसान, पर इन ऑप्शन से आपको कुछ समझाना था। देखिए साइटोप्लाज्म तो क्लियर, आसान ऑप्शन। टोनोप्लाज्म क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। जिस तरह सेल का साइटोप्लाज्म है तो वैक्यूल का टोनोप्लाज्म होगा, और कैरियोप्लाज्म, वेरी गुड, न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हैं, कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं। व्हाट इज सेल शेप? ये भी टोनोप्लास्ट, ये भी हमारे पास वैक्यूल का ही होगा। शाबाश, वेरी गुड, साइटोप्लाज्म इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट इन आर्टिफिशियल मीडियम। शाबाश, क्या होना चाहिए? टिश्यू कल्चर। बहुत सिंपल है टेक्निक टिश्यू कल्चर। अच्छा, टिश्यू कल्चर के स्टेप्स के अंदर जाके भी आपने एमसीक्यूज क्लियर करने होते हैं। इधर सारे तो आ नहीं सकते, तो कुछ पॉइंट्स आपको साथ साथ बताऊंगा। एक ये याद करें, रूट के फॉर्मेशन के लिए हार्मोन्स का लेवल क्या होगा, शूट के फॉर्मेशन के लिए क्या होगा, कैलस के लिए क्या होगा। करेक्ट सीक्वेंस याद कर लें, जो क्लास के स्टूडेंट हैं उनको लिखवा चुका हूं। करेक्ट सीक्वेंस, स्टेप्स कौन से होंगे,
पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इस तरीके से। तो ये बास टेक्निक्स के अंदर जाके आपने चीज़ें ढूंढनी होगी, एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री ऑफ अ प्लांट सेल इज। किसी ने प्राइमरी वाल लगाया है? हाँ, प्राइमरी वाले गलत है ना, जिसने लगाया गलत है, क्योंकि पूछा क्या गया है, द आउटर मोस्ट लिविंग बाउंड्री, और प्लांट सेल वाल तो लिविंग होता नहीं है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन। याद कर ले अब इस बात को, चाहे प्लांट है या एनिमल, आउटर मोस्ट लिविंग अगर पूछा जाए तो सेल मेम्ब्रेन ही होगा, और अगर आउटर मोस्ट पूछा जाए तो फिर एनिमल में सेल मेम्ब्रेन और प्लांट में सेल वाल, और सेल वाल में से प्राइमरी सेल वाल। क्लियर? शाबाश। क्या करता है? हाँ, ये याद रखिए, इसको आप जब डेट कहते हैं तो आप फिर इसको ग्रोथ ना कहा करें, ये ग्रोथ नहीं होती, ये एक्सटेंशन होती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड एक्सटेंशन। वो सेल वाल पड़ा है, अंदर से सेल की ग्रोथ हो रही है, तो वो इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है। जब पुश कर रहा है तो वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो आगे चला जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन। तो इसमें फिर एक्सटेंशन होगी, ग्रोथ नहीं होगी। A cell contains central large vacuole but is without cell wall। वैक्यूल है तो वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल क्या शो करता है कि ये प्लांट है या एनिमल? प्लांट है, बट उसका सेल वॉल हटा दिया है, तो हम डिफाइन करते हैं अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रोटोप्लास्ट। शाबाश। विच ऑफ देम मेक द लिपिड बाइलेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टेबल? ये थोड़ा सा कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि आपके कोर्स में ये चीज़ क्लियर नहीं लिखी। फेडरल के बोर्ड ने इसका जिक्र किया है, फेडरल बुक ने, पंजाब में भी कुछ हद तक है, केपीके की बुक में ये क्लियर नहीं लिखा, तो थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करें। एक है फ्लूइडिटी को मेंटेन करना, एक है स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। मेरी बात सुने ज़रा, इधर देखिए मेरी तरफ, शाबाश। ये सपोज लिपिड बाइलेयर है, ये लिपिड बाइलेयर है। अगर आपसे पूछा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है, फ्लूइडिटी, तो फिर इधर कौन सा लिपिड होगा? फास्फोलिपिड इन्वॉल्व होगा। क्या होगा? भाई दो चीज़ें अलग अलग है। अच्छा, फ्लूइडिटी अलग है और इसकी स्टेबिलिटी अलग है, स्टेबिलिटी अलग। तवज्जो रखिए, कोलेस्ट्रॉल की लोकेशन आपने देखी होगी, इधर पड़ा होता है जगह जगह पे। मेरी बात सुने, गौर से सुने, ये वाला लिपिड, कोलेस्ट्रॉल भी तो लिपिड है ना, ये वाला लिपिड इस दूसरे लिपिड की स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। तो इसलिए इस वक्त करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। विच ऑफ देम इज फाउंड इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम? शाबाश। केमिकल का बहुत एंड भी ना, क्योंकि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। बताएं न्यूक्लिक एसिड में कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। शाबाश, आरएनए। जो आसान है बस उसके चलते जाएं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ टू राइबोसोमल यूनिट? मैग्नीशियम। डाइवेलेंट होगा, ठीक है, मैग्नीशियम। द एग्जाम्पल ऑफ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिटी? इसका तो वो आपको पूरा टेबल बना के दिया था, मैंने पूरा टेबल बना के दिया था। डबल मेम्ब्रेन कौन से, सिंगल मेम्ब्रेन कौन से, और मेम्ब्रेन लेस। राइबोसोम इज करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रियोल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिश? स्पेंडल। वेरी गुड। और एक क्वेश्चन हुआ था जिस पे बहुत बहस भी हुई थी कि प्लांट सेल में तो ये होते नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल, फिर क्या? प्लांट सेल में तो सेंट्रियोल नहीं होता, हाइयर प्लांट में, फिर क्या करेंगे? तो मैंने कहा था सेंट्रियोल तो नहीं होता, बट डिस्पर्स माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। क्या होता है? डिस्पर्स माइक्रोट्यूब्यूल। थोड़ा सा ये जो बच्चे जहन में ये रखें, इधर देखें, ये सपोज प्लांट सेल है, रेक्टेंगुलर प्लांट सेल है, इधर न्यूक्लियस पड़ा है, इधर वैक्यूल पड़ा है। अब होता क्या है? सेंट्रियोल नहीं है, सेंट्रियोल नहीं है, बट वो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो इधर ऐसे डिस्पर्स पड़े हैं। तो फिर क्या होता है? द टाइम ऑफ सेल डिवीजन में ये होता है, ये अरेंज हो जाते हैं, ये इधर अरेंज हो जाते हैं कुछ, और कुछ इधर अरेंज होते हैं, फिर दोनों में लिंक बन जाता है। सेम उसी तरह स्पेंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है, बट फर्क सिर्फ ये है, प्लांट में जो माइक्रोट्यूब्यूल अगर पड़ा है तो डिस्पर्स है, और एनिमल में जो पड़ा है तो वो क्या है? वो सेंट्रियोल के फॉर्म में होगा। इसको ज़रा देखा करें, बंद ना हो जाए, बंद हो तो फिर दोबारा से स्टार्ट करना, क्योंकि ये टाइम लिमिटेड होगा शायद। 19, क्वेश्चन नंबर 19,
60s and 40s subunit combined to form a final size particle. 100 नहीं होना चाहिए, हाँ फाइनल कहा है, तो फाइनल में क्या होता है? ओवरलैपिंग. Overlapping reduce the size reduced due to overlapping. That is why ATS is correct option. Shabash, very good. Question number 20. Microfilament are composed of a protein. कौन सा? रट्टा है. एक्टिन. वेरी गुड, एक्टिन. शाबाश, कुछ चीज़ों को रट्टा कर लिया करें. An animal has 80s chromosome in its gametes. How many chromosome will be there in muscle cell? क्योंकि गेमीट हाफ होता है और जो सोमेटिक सेल है वो इसके कंपैरिजन में डिप्लॉयड होगा, फुल नंबर होंगे. 160 इज करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट है. उधर सोमेटिक जर्म सेल से सोमेटिक बनाया है, इधर सोमेटिक से जर्म सेल बना रहे हैं. तो अगर सोमेटिक में 36 होंगे तो हैप्लॉइड हमारे पास क्या होगा? 18. अब आगे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बट गलती नहीं करनी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. थोड़ा सा जानबूझ के उसमें एक ट्रिक डाला ताकि आप गलतियां मिनिमाइज करें. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ आरएनए? हाईएस्ट न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस, क्योंकि बनता है ना उधर, जहां बनेगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. माशाल्लाह. 24 गौर से तवज्जो से सुने. सोमेटिक सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग हैज 46 क्रोमोसोम. यहाँ तक तो बात ठीक है. हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन जर्म सेल? 46 टोटल है ना? तो इसके जर्म सेल में कितने सेट्स होंगे? नहीं, फर्स्ट ईयर में भी करा चुका हूँ, है भी, क्योंकि इस बार फर्स्ट ईयर की बुक में वो हैप्लॉइड डिप्लॉयड वाला टॉपिक है. बताएं करें 2 किसका आंसर है? साहब पहले 2 वाले हाथ उठाए, 2 वाले हाथ उठाए, ये नीचे करे, गलत है. 23 वाले हाथ उठाए, ये भी नीचे करे, गलत है. क्या रह गया? करेक्ट ऑप्शन इज 1. हाउ 1? मेरी बात सुने, बहुत आसान है, बहुत आसान है. देखो माता तो रही खा, तवज्जो से देखे. सोमेटिक सेल में कितने हैं? इधर मेरी तरफ देखे, लिखना बंद करें. 46. ये 46 2n है कि नहीं? अब मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं मियासिस के थ्रू, तो ये बन जाएगा 23, ये भी 23, ये भी n है, ये भी n है. यहां 2 सेट, यहां 1 सेट. हाई समझ? ये डिप्लॉयड में 2 सेट है और इस हैप्लॉइड में 1 सेट है. बात सेट की पूछी गई है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की नहीं. अगर मैं पूछूं कि इस एक सेट में क्रोमोसोम कितने हैं, फिर आप कहेंगे 23. फिर क्या कहेंगे? इसके शॉर्टकट फार्मूले हैं, इंशाल्लाह आगे पहुंच के आपको क्रोमोसोम एंड डीएनए में कराऊंगा, क्योंकि उस पर अलग से कोई 25-30 मिनट लग जाएंगे. वो पूरे फार्मूले, उस पर एक वीडियो बनाई भी है, वो फिर खैर आप देख लें, यूट्यूब में शायद पड़ी होगी ना हुई तो मैं पब्लिक कर दूंगा, वो ज़रूरी है. इधर करेक्ट ऑप्शन ए. समझ आ गई सबको? ऑप्शन ए. चलें जी. 25. Lysosomes are known as suicide bags because हाँ, इसके एंजाइम्स की वजह से. देखें, सुसाइड बैग इसको क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ये लाइसोसोम पट गया तो इसके सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे और साइटोप्लाज्म में जितनी चीज़ होगी उसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, उसको तोड़ देगा. ये तो ऑप्शन सी इधर करेक्ट ऑप्शन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया? कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता? थाइलोकाइड, बिकॉज दे आर द parts, they are the disc like structure of grana and grana is the part of chloroplast. Very good, shabash. Proteins and lipids are converted into glycolipid and glycoprotein by adding carbohydrate by very good. पैकिंग का काम, कार्बोहाइड्रेट को ऐड करने का काम, डिटॉक्सिफिकेशन का काम, ये सारी चीजें गोल्जी अपरेटस कराएगा. करेक्ट ऑप्शन इज गोल्जी अपरेटस. मेरी एक बात सुने, मुझे इसका आंसर चाहिए. ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड बाय क्लोरोप्लास्ट या गोल्जी अपरेटस?
और अगर मैं ग्लूकोज को हटा के पॉलीसेकेराइड कर दूं फिर अब गोल्जी apparatus, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उस एक ग्लूकोज को बनाएगा, वो कंबाइन होके पॉलीसेकेराइड बनाएंगे। कंबाइन होना सिंथेसिस नहीं होता बल्कि ये पैकेजिंग होता है, और ये पैकिंग का काम गोल्जी apparatus का। एक्सीलेंट। 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया? ऑल, सारे के सारे माइटोकॉन्ड्रिया के लिए ठीक है। The oxygen and carbon dioxide cross the plasma membrane by the following process. इधर ये चूंकि आपके केपी के वालों की बुक में नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज करेक्ट ऑप्शन। डू यू नो व्हाट इज? नहीं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। याद रखिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ पेसिव डिफ्यूजन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है ये खुद भी क्या है? पेसिव डिफ्यूजन होगा। पेसिव डिफ्यूजन होगा। एक्टिव में ये होगा कि वो एनर्जी को यूज करेगा। अब याद रखिए, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट, चाहे एक्टिव है चाहे पेसिव है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, चाहे डिफ्यूजन है चाहे ऑस्मोसिस है, सारे इंटीग्रल प्रोटीन करा रहा है। सारे इंटीग्रल प्रोटीन करा रहा है। वो किस तरह ट्रांसफर हो रहा है उसमें फर्क है, उस तरीके में फर्क है। शाबाश, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा फोकस रखना है आपने। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 इज काज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ डैश इन ब्लड। क्यों? सुनो, ग्लाइकोजन की वजह से होता है बट लिवर में होता है, और यहां क्या पूछ रहे हैं? इज द डिसा। तो बस सिंपल, बाज बच्चे थोड़ी सी ज्यादा होशियारी दिखाते हैं। वो कहते हैं अच्छा ग्लाइकोजन तो ग्लूकोज से बनता है, तो अगर मैं ग्लूकोज की हाई कंसंट्रेशन ब्लड में करा दूं तो लिवर में ग्लाइकोजन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो सकता है। बट यहाँ बात ज़्यादा कम की नहीं है, यहाँ ये पूछा जा रहा है ये डिसऑर्डर। गलती आप इधर कर रहे हैं कि ग्लाइकोजिनोसिस तो डिसऑर्डर ऑफ ब्लड है ही नहीं। ग्लाइकोजिनोसिस इज द डिसऑर्डर ऑफ लिवर, इसलिए डायरेक्ट नन ऑफ दिस। शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, नन ऑफ दिस। The hydrolytic activity in a plant cell is the function of, किसने लाइसोसोम लगाया है? खुदा के बंदे, लाइसोसोम प्लांट में नहीं होता। अगर नहीं होता तो हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी तो लाइसोसोमल एंजाइम का काम है ना, तो वही लाइसोसोमल एंजाइम जो एनिमल में लाइसोसोम में होते हैं वो प्लांट में वैक्यूल के पास होंगे, इसलिए वैक्यूल इज करेक्ट ऑप्शन। शाबाश, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, वैक्यूल। द टाइप ऑफ प्लास्ट फाउंड इन रूट्स बहुत सिंपल है, लीकोप्लास्ट, और इसमें 3 लिखवाए थे आपको। लीकोप्लास्ट में 3, एमाइलोप्लास्ट, शाबाश, प्रोटीनोप्लास्ट एंड इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट इज फॉर कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज, प्रोटीनोप्लास्ट इज फॉर प्रोटीन, एंड इलियोप्लास्ट EL के साथ लिखा करें, इलियोप्लास्ट इज फॉर लिपिड। Which of the following organelle is involved in the release of oxygen? इस पे बहस हो रही थी। हाँ, देखिए बहुत सिंपल है, कौन सा प्रोसेस ऑक्सीजन को यूज करता है और कौन सा रिलीज करता है? यूज करता है रिस्पायरेशन, तो यूज ऑफ ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। प्रोड्यूस करता है लाइट रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, तो फिर क्लोरोप्लास्ट होगा। एक बात मेरी यहाँ एक्सेप्शन याद रखिए, जब आप चैप्टर 4 में जाएंगे आपको पता चलेगा। अब प्रोसेस रिपीटर्स को पता होगा जिन्होंने बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा, फोटो रिस्पायरेशन वो होता, उसमें भी जो ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट होता है, बट वो तो नॉर्मल प्रोसेस नहीं है ना, वो तो कंडीशनल है। नॉर्मल प्रोसेस में क्लोरोप्लास्ट इज करेक्ट ऑप्शन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रैंडम है, ये रैंडम है, सब्र करें रैंडम वालों, थोड़ा सा सब्र करें। रैंडम का क्या मतलब होता है? इधर उधर, इधर उधर है ना, बट आपने ये याद रखना है ये रैंडम इस तरह है कि आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जब डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब होगा एसिमेट्रिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज एसिमेट्रिक। अच्छा, ये प्रीवियस पीएमसी का क्वेश्चन है, ये वहाँ से उठाया है, प्रीवियस पीएमसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, वहाँ इसको दिया था। काफ़ी बहस हुई थी इसलिए समझाना पड़ता है कुछ चीज़ों को। अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, गलती नहीं करनी चाहिए इस क्वेश्चन में। अंडर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन विच सेलुलर स्ट्रक्चर वुड डिफरेंशिएट अ प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल? व्हाट्स अबाउट साइटोप्लाज्म?
देखें फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू साइटोप्लाज्म को देख रहा हूँ। एक साइटोप्लाज्म को देखा उसमें क्लोरोप्लास्ट है, दूसरे को देखा उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। ये भी तो डिफ्रेंशिएशन हुई ना। बट याद रखें एमसीक्यू में हमेशा दो बातें सीखनी होगी। तरीका ये है, एक होता है स्पेसिफिक, ये मैं हर डिस्कशन में ये बात करता हूँ। एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है जनरल। इस वक्त साइटोप्लाज्म जनरल ऑप्शन है और वैक्यूल स्पेसिफाई है। वैक्यूल को देख के आप बता सकते हैं ये प्लांट है या एनिमल। तो कोशिश किया करें कि एमसीक्यूज में आप पहले स्पेसिफिक ऑप्शन ढूंढा करें, स्पेसिफिक ना हो तो फिर जनरल। ये ठीक है? उन लोगों को नजर आ रहा है? आप लोगों को नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, which combination of organelle is usually present in both animal and plant cell? D. Mitochondria, endoplasmic reticulum and ribosome। बाकी पहले दो में प्लास्टिड का जिक्र है तो वो सिर्फ प्लांट हुआ। सी में सेंट्रियोल का जिक्र है तो वो एनिमल हुआ। Which of the following cytoplasmic structure is absent in animal cell but present in a plant cell? वही बात हुई जो स्टार्ट के क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया, वही हुआ जिसका डर था। अब क्वेश्चन दोबारा से गौर से देखो क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? साइटोप्लाज्मिक लिखा है। क्या लिखा है? तो सेल वाल कैसे साइटोप्लाज्मिक होता है? सेल वाल साइटोप्लाज्मिक तो नहीं होता ना। ये वो चंद क्वेश्चन थे जो आपको बस इससे ये वो सेकंड ईयर वालों को पता होगा, जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो एक्शन पोटेंशियल बन जाता है। ये वो आपके लिए थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस है। इससे आपके न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि आप पोलराइज भी नहीं, आप हाइपर पोलराइज्ड हैं, इतने स्लीपिंग मूड में चले गए हैं। तो आपने डीपोलराइज होना है। ठीक है? अब देखिए गौर से क्वेश्चन को सुने। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? ऐसा स्ट्रक्चर जो एनिमल में नहीं है। सेल वाल की बात तो ठीक है, बट ऊपर लिखा है कि साइटोप्लाज्मिक, तो साइटोप्लाज्मिक वाला फिर से वैक्यूल करेक्ट ऑप्शन। क्या इधर क्या लिखा है क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट सेल? तो इतना बड़ा लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में होता है? वो तो स्मॉल होते हैं ना भाई, वो तो होते तो हैं बट स्मॉल होते हैं। बट सेल वाल के ऊपर टिक करना तो सरासर ज्यादती है, क्योंकि क्वेश्चन में साइटोप्लाज्मिक है तो सेल वाल पे बड़ा क्रॉस लगाए और फिर उनमें से नियरेस्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा। क्योंकि देखिए साइटोप्लाज्म भी दोनों का होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों का होता है, तो एक ही ऑप्शन बच गया वैक्यूल, वो करेक्ट ऑप्शन है। बाकी तीन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो बिल्कुल सिमिलर है और एक जो है वो तो साइटोप्लाज्मिक है ही नहीं। समझ आ गई है कि नहीं? इसलिए वैक्यूल इज करेक्ट ऑप्शन। Secretion of insulin from beta cells of pancreas is an example of which membrane function? Exocytosis. Very good. Which of the following statement is? क्या? ओ खुदा के बंदे, एंडो तो तब होगा जब कोई चीज़ अंदर आएगी और एक्सो तब होगा जब कोई चीज़ बाहर। तो सिक्रीशन जब होती है, इधर क्या लिखा है? फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। सिक्रीशन फ्रॉम बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास। सेल के अंदर तो सिक्रीशन नहीं हो रही, सेल से तो बाहर हो रही है। तो जब सेल, असल में ये क्वेश्चन रिलेटेड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंडोसाइटोसिस एज वेल एज एक्सोसाइटोसिस। Exocytosis is correct option. The next question is 39. Which of the following statement is true about the nucleus? सारे के सारे ठीक है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट होता है। अच्छा ये बताया, वहाँ न्यूक्लियर मटेरियल तो होता है, फिर उस जगह को क्या कहेंगे? न्यूक्लियाइड। क्या कहेंगे? बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, वो जगह जहाँ ये न्यूक्लियर मटेरियल यानी इसका डीएनए पड़ा है, उस जगह को आपने न्यूक्लियाइड कहना है। ठीक है? एक और भी इस तरह का टर्म यूज होता है, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वो जगह जहां सेंट्रियोल पड़ा होगा। सेल में अलग अलग जगह होती है ना, तो यूकेरियोट में जहां सेंट्रियोल पड़ा होगा उसको सेंट्रोसोम कहना है आपने। द लास्ट क्वेश्चन इज लाइसोसोम आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली? गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज करेक्ट ऑप्शन। एक बात मेरी सुने, अगर ये कहा जाए लाइसोसोम आर प्रिपेयर्ड बाय, अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कर दूं, लाइसोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय या प्रिपेयर्ड बाय,
इसकी केमिकल कंपोजिशन को बना कौन रहा है? दे आर प्रोटीनिशियस सोर ऑफ एंडोप्लाज्म। तो दो बातें याद कर ले, लाइसोसोम को बनाने का काम, सिंथेसिस का काम रफ एंडोप्लाज्मिक का होगा, और प्रोड्यूस करना वो तो उसको मॉडिफाइड फॉर्म में लेके आता है। इस मॉडिफाइड फॉर्म के लिए आपने यूज करना होता है गोल्गी apparatus। क्लियर? दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। सर यहाँ अगर बात करता है क्रोमेटोग्राफी की, यहाँ पर डीएनए के 2 सेगमेंट, तो कलर कौन ज्यादा इंतजार करेगा? क्या होगा अगर हम क्रोमेटोग्राफी की बात करें? डीएनए के क्या है? 2 स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं, इक्वल होगा। व्हाट इज द रीजन? क्योंकि वो जो बेसिस है वो तो कॉम्प्लीमेंट्री है। बेसिस क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, इनफ। सर ये लाइसोसोम नॉन सुसाइडल बेस, ये सर इधर कैटालाइटिक एक्टिविटी नहीं होगी सर? नहीं, कैटालाइटिक एक्टिविटी तो स्पीड अप करना होता है। सर ये हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी क्या? हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी का मतलब है ब्रेक डाउन करना। हाइड्रोलेटिक हाइड्रोलिसिस के लिए है, हाइड्रोलिसिस के लिए है। ठीक है, हाइड्रोलेटिक जो है वो ब्रेक डाउन के लिए होता है। क्लियर हो गई बात? ये सर ये फास्फोलिपिड। हाँ, ये फास्फोलिपिड इसका लिपिड बाइलेयर है, और इसमें फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया था, जगह जगह पे कोलेस्ट्रॉल है, तो उसको स्टेबल बनाना ये कोलेस्ट्रॉल का काम होता है। चूंकि है तो दोनों लिपिड, बट दोनों डिफरेंट टाइप के लिपिड है। क्लियर? चैप्टर कुछ रिवाइज हो गया कि नहीं? तैयारी करके आया करें तो फिर फ़ायदा ये होगा कि जो आपकी गलतियाँ होगी वो इंशाल्लाह मिनिमाइज होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।